नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ रोचक प्रश्नों को लेकर, जिसमें देखिए आज का पहला प्रश्न, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, या फिर बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्या विलियम मैकडूगल होंगे, टर्मेन होंगे, थॉर्नडाइक होंगे, या फिर बर्ट होंगे? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत तो हम पहले पढ़ते हैं बुद्धि के अंतर्गत विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से एक है बहुकारक सिद्धांत, जिसको हम एक और किस किस नाम से जान सकते हैं? बहुखंड का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, या फिर एक और इसको नाम से जाना जा सकता है मात्रा का सिद्धांत। तो ये जो प्रतिपादित किया है ये थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत तो प्रतिपादित किए ही हैं, साथ साथ में इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया, जिसको हम बहुकारक सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इस सिद्धांत के अन्य नाम में अगर हम देखें तो बुद्धि का आणविक सिद्धांत, क्योंकि इनका मानना था कि बुद्धि जो है वो असंख्य कारकों से मिली, असंख्य मतलब छोटे छोटे असंख्य कारकों से मिलकर बनी होती है बुद्धि। असंख्य मतलब एक रेत के समान माना है, छोटे छोटे बालू के कणों के समान माना है, इस कारण इसको बालू का सिद्धांत भी कह सकते हैं, बुद्धि का आणविक सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और परमाणुवादी सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि बहुकारकीय मतलब बहुत सारे कारकों से बुद्धि का निर्माण होता है। तो बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है, ये थॉर्नडाइक ने बताया है। तो इस प्रकार से हम इसको बालू का सिद्धांत और आणविक सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये था बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? उपनयन संस्कार, देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में शिक्षा जब दी जाती थी, या फिर जब बालक का जो जन्म होता था उसको 16 संस्कारों में बांट दिया जाता था। कितने? 16 संस्कारों में। ये कब बांट दिया जाता था? ये वैदिक काल की बात है साथियों। वैदिक काल में जब व्यक्ति का जन्म 16 संस्कारों में बांट दिया जाता था, मतलब व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से लगाकर, जन्म नहीं लेता उससे पहले से लगाकर जब उसकी मृत्यु तक हो जाती है तब तक उसके संस्कार चलते रहते थे। तो ये वैदिक काल की बात थी। उपनयन संस्कार उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार था, जिसको उसको जनेऊ धारण करवाई जाती थी बालक को, और उसको विद्या के लिए गुरु आश्रम में, बाल आश्रम में भेजा जाता था, जिसको उपनयन संस्कार के नाम से हम जानते हैं। तो वैदिक काल में ये उपनयन संस्कार किया जाता था। और वैदिक काल भी दो कालों में बांटा जा सकता है, एक तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, 4 वेद है ना अपने, 4 वेद में से पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेद जो हैं, सामवेद, अथर्ववेद और बाकी एक और जो वेद है उसकी रचना हुई है। तो ये था उपनयन संस्कार, वैदिक काल से संबंधित। बौद्ध काल और मुगल काल इनमें नहीं आएगा, वैदिक काल आएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता की कैसी भूमिका होनी चाहिए? क्या नकारात्मक होनी चाहिए? क्या सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए? क्या अग्रोन्मुखी होना चाहिए? या फिर तटस्थ होना चाहिए? तो देखिएगा, कभी कभी हम शब्दों को समझने में फेर कर जाते हैं और हम गलत उत्तर दे देते हैं, जबकि आंसर सीधा सा होता है हमारे लिए। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसे होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। अग्रोन्मुखी मतलब सबसे आगे माता पिता ही तो रहेंगे, तब बच्चे का विकास और उसका सही साठ पोषण हो पाएगा, क्योंकि माता पिता ही सबसे पहले तो माता पिता ही उसके कर्ता धर्ता है, उसके बाद में वह विद्यालय में जाता है, उसके बाद में वह साथियों के समूह में खेलता है, उसके बाद में वह परिवार में जाता है। तो माता पिता की भूमिका अग्रोन्मुखी होनी चाहिए बालक के विकास में। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन किन का योगदान का परिणाम है? क्या अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा, मानव विकास जो होता है वो मानव विकास एक तो वंशानुक्रम और वातावरण दो के योग से निर्माण होता है, क्योंकि वंशानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली गुण होते हैं, जो व्यक्ति को अपने माता पिता, उसके माता पिता को उसके दादा दादी, उसके दादा दादी को उसके परदादा दादी से मिलते हैं। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और वातावरण मतलब वातावरण एक अर्जित गुण है। अर्जित गुण के कारण बालक अपने वातावरण से, अपने एटमॉस्फेयर से, अपने आसपास के पर्यावरण से, विद्यालय से, खेल परिसर से और विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संस्थान होते हैं उनसे वातावरण का निर्माण होता है बालक का, ठीक है। और वंशानुक्रम का निर्माण किसके द्वारा होता है? जेनेटिक्स होता है। ये बच्चे की पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो मानव विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम कहा जा सकता है साथियों।
अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? क्या वीडियो अनुरूपण? प्राथमिक, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं आप? क्या वीडियो अनुरूपण को? क्या आप उसको वीडियो दिखाएंगे या फिर उसके सामने प्रदर्शन करेंगे या फिर स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर ये सभी? तो देखिएगा साथियों, सबसे बेहतर अगर हम मानेंगे तो स्वयं के द्वारा अनुभव, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर का बच्चा है वो स्वयं करके, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा, तो वो उसके लिए सार्थक अनुभव होगा। यानी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव उसके लिए बेहतर साबित होगा एक प्राथमिक विद्यालय के बालक के लिए। यदि हम उसको पर्यावरण पढ़ाना चाहते हैं और उसको अच्छे से पेड़ पौधे प्राकृतिक भ्रमण करवा दिया तो वो उसके पर्यावरण के लिए सार्थक साबित होगा। तो इस प्रकार से स्वयं के द्वारा जब बच्चा अनुभव करेगा तो वो उसके लिए महत्वपूर्ण, बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? क्या कहा जा सकता है? दूसरों के व्यवहार से सीखता है और स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव को उसमें कोई वरीयता नहीं दी जा सकती। तो क्या वो सामाजिक अनुभव होगा, क्या अनुबंधन होगा, प्रायोगिक अधिगम होगा या फिर आकस्मिक अधिगम होगा? देखिए, आकस्मिक अधिगम की अगर बात करें तो ये किसने बात की है? ये आकस्मिक अधिगम, ये गेस्टाल्टवादियों ने बात की है कि अधिगम का निर्माण आकस्मिक होता है। और सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बांडुरा ने बात की है। अनुबंधन के जनक अगर हम देखें तो पावलाव को माना जाता है और प्रायोगिक अधिगम कोई होता नहीं है। तो अगर हम बात करें सामाजिक अधिगम की तो प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रश्न है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, मतलब दूसरों जो व्यवहार कर रहे हैं प्रक्षणात्मक अधिगम के द्वारा सीख रहा है बालक, तो वो कौन सा अधिगम का सिद्धांत होगा? क्या सामाजिक अधिगम होगा? तो बिल्कुल सही, सामाजिक अधिगम के द्वारा, क्योंकि समाज को देख के, समाज के व्यक्तियों को देख के और आस पड़ोस को देख के, परिवार को देख के, अपने साथियों के समूह को देख के जब बालक सीखता है तो वो उसके प्रत्यक्ष अनुभव होगा, ठीक है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से। जब वो दूसरों के व्यवहार से सीखता है तो उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। और सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो हैं अल्बर्ट बांडुरा, जिन्होंने बेबी डॉल नामक गुड़िया पर प्रयोग किया था 1963 में, और इनके द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को एक और हम प्रेक्षणात्मक और अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अवलोकनात्मक क्यों कह सकते हैं? क्योंकि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीख रहा है, तो उसको अवलोकनात्मक, प्रेक्षणात्मक और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हम कह सकते हैं। वो स्वयं के अनुभव से न सीख के समाज के अनुभव से सीखता है, व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है, दूसरों के व्यवहार से सीखता है। और अनुबंधन एक अलग चीज़ हो गई, अनुबंधन यानी बॉन्डिंग, ठीक है। और आकस्मिक अधिगम गेस्टाल्टवादियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगर हम 7वें प्रश्न में देखें तो कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है? मानव मस्तिष्क कैसा है? बर्फ की एक बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। गुण सिद्धांत, क्या प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत? तो देखिएगा साथियों, प्रश्न को अच्छे से देखिएगा फिर से। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ का चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो अगर हम बात करें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जो सिगमंड फ्रायड है हमारे, उन्होंने कहा है 3 प्रकार के कारक बताए हैं उन्होंने। एक तो इड, ईगो और सुपर ईगो। इदम, अहम और परम अहम। इदम को जो है हम सुखवादी कह सकते हैं, इदम को सुखवादी मन कह सकते हैं। और ईगो को वास्तविकता, ईगो जो होता है वो वास्तविकता पर बल देता है। और जो सुपर ईगो होता है वो आदर्शात्मक मन होता है, आदर्श मन होता है। तो 3 प्रकार के मन बताए हैं। 3 प्रकार चेतन मन बताया, एक तो अचेतन मन बताया है और एक बताया है उन्होंने अर्धचेतन मन। तो अगर हम चेतन मन की बात करें तो चेतन मन के अनुसार व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है। चेतन मन के अनुसार व्यक्ति कैसा होता है? जागृत अवस्था में होता है। और इसका 1/10 चेतन मन अपने जो 100% में से अगर देखें तो 10% चेतन मन होता है। कितना परसेंट? 10%। और जो 90% होता है वो अचेतन मन होता है। तो फ्रायड ने इसी के कारण कहा है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क का बर्फ की चट्टान के समान। जैसे बर्फ की चट्टान 90% तो अंदर दबी रहती है पानी के अंदर, ठीक है, 90% तो पानी के अंदर दबी रहती है और 10% जब बर्फ की चट्टान बाहर नजर आती है। तो उसी प्रकार से फ्रायड ने भी कहा है कि 10% जो होता है वो चेतन मन होता है और जो 90% दबा रहता है वो अचेतन मन होता है। तो चेतन मन में क्या होता है कि चेतन मन व्यक्ति की जागृत अवस्था होता है और ये 10% होता है।
अचेतन मन की अगर हम बात करें तो उसमें कटु अनुभूतियाँ होती है उसकी, व्यक्ति की दुखद बातें होती है, और उसकी जो अतृप्त इच्छाएं होती है उसका भंडार पाया जाता है किसमें, अचेतन मन में। और ये कितने 90% होता है व्यक्ति के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से फ्रायड ने यह बात कही है कि बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है मस्तिष्क का, एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है। उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्तर, तो एक तो चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है, और एक अर्धचेतन मन होता है। तो चेतन मन और अचेतन मन के बीच का जो होता है वो अर्धचेतन मन, एक तरफ तो ये हम मान के चलते हैं ये चेतन मन है, और एक तरफ ये अचेतन मन है। इन दोनों के बीच का जो होता है वो अर्धचेतन मन होता है। ये चेतन मन जो होता है वो कितना 10% होता है, और 90% जो होता है वो अचेतन मन होता है। इसी कारण फ्रायड ने इसकी तुलना बर्फ के टुकड़े के समान, तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के समान की है। तो ये था फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो आपके प्रश्न में यही कहा गया है, किस सिद्धांत में बात की गई है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है 8वां, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास क्या बौद्धिक विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास का है, सामाजिक विकास, या फिर संवेगात्मक विकास। तो कॉन्सेप्ट अगर व्यक्ति बनाने लग जाता है अपने अंदर ही अंदर संप्रत्यय यानी अवधारणा और यानी संप्रत्यय जो बनाने लग जाता है व्यक्ति, तो वो उसके बौद्धिक विकास का हिस्सा माना जाता है। बौद्धिक विकास के अंतर्गत ही कॉन्सेप्ट्स का निर्माण होता है। 9वां प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से रिक्त स्थान में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी, व्यक्तिगत विभिन्नता पर अगर हम बात करें तो 1879 में 97 लिख दिया मैंने, 1879 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता पर बात की गई है। व्यक्तिगत विभिन्नता पर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1879 में बात की गई है। और व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं, क्या विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो वृद्धि में भी भिन्न होते हैं और विकास में भी भिन्न होते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक बच्चा अपने अपने स्तर से सीखता है, प्रत्येक बच्चा अपने अपने स्तर से बड़ा होता है, अपने अपने स्तर से विकास होता है, उसका अपने अपने स्तर से वृद्धि करता है। क्या सभी बच्चे एक साथ एक जैसे वृद्धि करते हैं, या बिल्कुल नहीं, अपने अपने हिसाब से प्रत्येक बच्चे के उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण के हिसाब से उसका विकास एवं वृद्धि होती है। तो प्रत्येक व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होता है वो किस में भिन्न होता है, वृद्धि के सिद्धांत में भी भिन्न होगा और विकास के सिद्धांत में भी भिन्न माना जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए किसके आधार पर, क्या बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक द्वारा, या फिर लिखित एवं मौखिक द्वारा। तो देखिएगा साथियों, मूल्यांकन, अगर मूल्यांकन की बात करें तो RTE 2009 में बात की गई है। RTE 2009 आया गया है, उसके अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अंग्रेजी में हम कहते हैं CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। जो 2009 RTE जो 2009 है उसके अनुसार बच्चों का मूल्यांकन जो होना चाहिए वो किसके आधार पर होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी 2 प्रकार से होता है, एक तो योगात्मक मूल्यांकन होता है ठीक है, और एक रचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आ गए हों तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।